हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट नॉर्मली तब पड़ती है जब बिजनेस के अंदर चेंजेस आते हैं। किस टाइप के चेंजेस? अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में चेंज कर रहे हो, वो एक चेंज हो गया। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो ये इस टाइप के अगर चेंज आते हैं तो फर्म बेसिकली या पार्टनर्स बेसिकली क्या ट्राई करते हैं कि अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कर दें। वो रीवैल्यू करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक रीजन ये है कि वो चाहते हैं कि जो मार्केट वैल्यूज हैं एसेट्स की या लाइबिलिटीज की उसको हम मैच करें। कोई रिसेंट इंप्रूवमेंट आया हो, कोई चेंज आया हो, कोई डिप्लेशन आया हो एसेट्स या लाइबिलिटीज में, कि मान लो क्रेडिटर्स हैं 50,000 रुपए के, और हमको ये आइडिया लगा कि मतलब हमको पता है कि अब इसमें से 2,000 रुपए के क्रेडिटर्स हमसे पैसे नहीं मांगेंगे। बट हम ये चेंज हमने बुक में किया नहीं, हम किसी टाइम का वेट कर रहे थे या कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो अब वो चेंज हम कर लेंगे क्योंकि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू कर रहे हैं। एक एसेट था जो कि बुक से पूरा का पूरा खत्म हो चुका था, 1 लाख रुपए का एसेट था। मान लो मोटर कार थी 1 लाख रुपए की। 10% SLM स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिशिएट हम उसको कर रहे थे, तो हर साल कितना? 10,000 फिक्स अमाउंट। ठीक है, 10,000 हर साल माइनस करेंगे तो 10 साल के बाद वो मोटर कार की वैल्यू बुक में जीरो हो जाएगी, क्योंकि 10,000 10,000 10,000 हर साल माइनस करते हुए चलेंगे तो जीरो हो जाएगा 10 साल के बाद। बट जीरो हो गया इसका मतलब ये है कि एसेट भी हमारे एक्चुअल में जीरो है। अगर वो खराब भी हो चुका है अल्टीमेटली, तो उसको अगर हम कबाड़ के भाव भी बेचें तो 2-3 हजार रुपए तो ऐसे ही मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, तो वो एसेट जिसको जो बुक से हट चुका है उसको दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी हमारे उसमें बेचने पे। या अगर वो अभी भी वर्किंग कंडीशन में है तो उसको दोबारा वैल्यू करेंगे कि अगर आज हम उसको मार्केट में बेचने जाएं तो 30,000 या 20,000 रुपए मिल जाएंगे, तो उस वैल्यू पे उस एसेट को दोबारा से हम रीवैल्यू कर लेंगे। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करने के लिए जो अकाउंट हम मेंटेन करते हैं उसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम मेंटेन करते हैं तो पहले हम इस अकाउंट के शॉर्टकट्स डायरेक्टली सीख लेते हैं। शॉर्टकट्स नहीं है, ट्रिक्स, ट्रिक्स भी नहीं कह सकते उसको, मतलब याद करने का तरीका समझ लो एक तरह से। उसके बाद हम प्रॉपर इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यू कर रहे हैं, मतलब बेसिकली इनकी बुक वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू से। तो बुक वैल्यू को अगर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं या अगर हम रीवैल्यू कर भी रहे हैं, तो मैक्सिमम दो टाइप के चेंज आ सकते हैं, तीन टाइप के चेंज आ सकते हैं कि एसेट या लाइबिलिटी इंक्रीज कर सकती है, एसेट या लाइबिलिटी डिक्रीज कर सकती है, या नो चेंज। ठीक है, उतनी ही वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर नो चेंज है फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो इस अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एसेट्स और लाइबिलिटी रीवैल्यू हो रहे हैं सिर्फ वो एसेट्स और लाइबिलिटी यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो एसेट या तो इंक्रीज करेगा, एसेट या तो डिक्रीज करेगा। सेम गोज फॉर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज या तो इंक्रीज करेंगी या तो डिक्रीज करेंगी। तो हमारे पास मैक्सिमम चार ही केसेस है। पहला केस एसेट इंक्रीज, तो एसेट अगर इंक्रीज करेगा तो इसको हम डालेंगे क्रेडिट साइड, बाई एसेट, rather बाई नहीं, फिलहाल के लिए सिर्फ एसेट टर्म यूज करते हैं। एसेट अगर इंक्रीज करेगा तो उसको हम डालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। और अगर एसेट डिक्रीज करेगा तो उसको हम डालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड। एसेट्स और लाइबिलिटीज एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, एसेट्स मतलब कैश का इनफ्लो फ्यूचर में, लाइबिलिटीज मतलब कैश का आउटफ्लो फ्यूचर में। तो अगर ये दोनों टेक्निकली ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो उनका नेचर भी ऑपोजिट होना चाहिए। तो अगर एसेट इंक्रीज क्रेडिट साइड है तो लाइबिलिटीज डिक्रीज क्रेडिट साइड होना चाहिए, और लाइबिलिटीज इंक्रीज डेबिट साइड।
ठीक है, चार बात हमने करी थी, एसेट इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज, हमने डाल दिया है। चार आइटम्स यहाँ पे और आएंगी। फर्स्ट बात करते हैं प्रोविजंस के बारे में, क्योंकि हो सकता है कि प्रोविजन को भी रीवैल्यू करने की रिक्वायरमेंट हो। मेजर जो प्रोविजन हमारे अकाउंट्स में आएगा इन सारे चैप्टर्स में, वो आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। तो उसको हम रिवैल्यू कर सकते हैं। तो प्रोविजन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, अगेन अगर नो चेंज है तो फिर तो यहाँ पर वो आएगा ही नहीं। प्रोविजंस जो होते हैं वो और लाइबिलिटीज का नेचर सेम होता है। ठीक है, तो प्रोविजन डिक्रीज, ठीक है, क्यों सेम होता है ये भी जान लो। क्योंकि प्रोविजंस जो होते हैं वो प्रॉफिट का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रोविजन का जो हमने फर्स्ट लाइन जब 11th क्लास में पढ़ी थी, मतलब पढ़ा था, वो पढ़ा था प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स का एक पोर्शन हम सेट असाइड करके रख लेते हैं फ्यूचर में आने वाले लॉसेस या लाइबिलिटीज के लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट का एक पार्ट है। बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट्स और लाइबिलिटीज दोनों सेम साइड में शो होते हैं। कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं और उसी साइड में लाइबिलिटी शो करते हैं। तो लाइबिलिटीज, कैपिटल और प्रॉफिट का नेचर सेम होता है। ये कहानी शुरू कहां से हुई थी, जब हमने मॉडर्न अकाउंटिंग पढ़ी थी। एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। अगर 11th क्लास याद हो तो एसेट्स और एक्सपेंसेस का नेचर सेम था, इंक्रीज तो डेबिट डिक्रीज तो क्रेडिट। और लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का नेचर सेम था, इंक्रीज तो क्रेडिट डिक्रीज तो डेबिट। ठीक है, तो ऑल्दो प्रोविजन हमारा रेवेन्यू नहीं होता लेकिन प्रॉफिट का एक पार्ट होता है, तो इसीलिए उसका और लाइबिलिटीज का नेचर नेचर इन द सेंस कि इंक्रीज डिक्रीज में को जिस साइड में शो करेंगे वो सेम होगा। तो प्रोविजन डिक्रीज क्रेडिट साइड, प्रोविजन इंक्रीज डेबिट साइड। और लास्ट आते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अब अगर एसेट या लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, मतलब बुक्स में उसकी वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, जीरो वैल्यू है क्योंकि बुक्स में रिकॉर्ड हो ही नहीं रखा। तो अगर अब उसको हम किसी भी वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखो माइनस में तो करेंगे ही नहीं रिकॉर्ड, प्लस में ही करेंगे ऑब्वियसली। मान लो 100 रुपए पे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हो तो इंक्रीज ही रहा है ना वो 0 से 100 तक, या 10 भी कर रहे हैं चलो तो भी इंक्रीज तो हो ही रहा है 0 से 10 तक। तो अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, एसेट में इंक्रीज और लाइबिलिटी में इंक्रीज। तो अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या हुआ है, एसेट में इंक्रीज। तो एसेट इंक्रीज अगर क्रेडिट साइड शो हो रहा है तो अनरिकॉर्डेड एसेट भी क्रेडिट साइड शो होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट्स। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यहाँ पे, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये मैक्सिमम आइटम्स हैं इस अकाउंट में आने वाली। उसके बाद सिंपली इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस, ठीक है, बैलेंस ये तो डेबिट साइड आएगा, ये तो क्रेडिट साइड आएगा। अगर बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो उसको बोलेंगे बाई रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, अब ये प्रॉफिट या लॉस कैसे बना, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये तो नहीं कहा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। देखो, एसेट अगर इंक्रीज करेगा, एसेट्स अगर इंक्रीज करेंगे तो फर्म को फायदा होगा। एसेट्स फर्म के जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना फर्म को फायदा होता रहेगा। अभी मेरी बुक्स में लैंड रिकॉर्ड हो रखा है 1 लाख रुपए से। ठीक है, लैंड की वैल्यू ओवर टाइम इंक्रीज करती है। लैंड इकलौता एक ऐसा एसेट है जो एप्रिशिएट करता है, बाकी सारे के सारे डेप्रिशिएट करते हैं। लैंड की वैल्यू 1 लाख मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, लेकिन हमने 11th क्लास में, अगर तुमको याद हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पढ़ा था। उस प्रिंसिपल के हिसाब से हम एसेट्स को उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जो हमने उसको खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए पे करी होती है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में इस लैंड की वैल्यू मान लो 10 लाख रुपए है अगर हम बेचने जाएं तो। क्योंकि जहां पे हमने लैंड परचेज किया था उसके आगे रोड बन गई, कंस्ट्रक्शन का काफी काम हुआ, मेट्रो बन गई, आसपास हॉस्पिटल्स का भी खुल गए। तो जैसे ही आसपास का एरिया डेवलप होता है प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो 1 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी हमने परचेज करी थी आज से 4 साल या 5 साल पहले, आज के टाइम में उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज है। तो 1 लाख रुपए का वैल्यू सीधा कन्वर्ट हो गया 10 लाख पे। तो अगर 1 लाख की वैल्यू 10 लाख में कन्वर्ट हो रही है तो फर्म को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है इस चीज से लेकर। ठीक है, तो एसेट अगर इंक्रीज करेंगे तो फर्म को फायदा होगा।
ठीक है, एसेट डिक्रीज करेंगे तो फर्म को नुकसान होगा। तो इस साइड एक तरह से प्रॉफिट कह सकते हो उसको, एसेट का इंक्रीज होना प्रॉफिट है और एसेट का डिक्रीज होना लॉस है या एक्सपेंस है। ठीक है, सेम गोज फॉर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज डिक्रीज कर रही हैं, मतलब हमको कम पैसे पे करने हैं अपने क्रेडिटर्स को। तो अगर हमें कम पैसे पे करने हैं, वो भी हमें हमारे लिए प्रॉफिट ही है, फायदा ही है एक तरह से। और अगर हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज करती हैं, मतलब हमको क्रेडिटर्स को ज्यादा पैसे पे करने हैं, तो एक तरह से वो लॉस है या एक्सपेंस है। ठीक है, ये भी प्रॉफिट है। अगर तुम देखो तो प्रोविजन डिक्रीज कर रहे हैं, हमने प्रॉफिट का एक पोर्शन मान लो 10,000 रुपए सेट असाइड किया था फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए। अब उन 10,000 की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें से 5,000 हमने प्रॉफिट में वापस एड बैक कर दिया या पार्टनर्स में बांट दिया। तो इस तरह से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन डिक्रीज होने की वजह से। ठीक है, तो इस साइड की सारी आइटम्स जो है वो एक तरह से फर्म के लिए फायदेमंद है, और इस साइड की सारी आइटम्स एक तरह से फर्म के लिए नुकसानदेह हैं, उनको खर्चा बढ़ रहा है या उनके लॉसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स अगर ज्यादा होंगे, लॉसेस अगर कम होंगे, तो फर्म को फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, ओवरऑल फायदा होगा। और अगर खर्चे ज्यादा हैं और प्रॉफिट्स कम हैं, तो कहीं फर्म को ओवरऑल नुकसान होगा, लॉस होगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम रिवोल्यूशन प्रॉफिट या रिवोल्यूशन लॉस बोलते हैं। अब मेन पॉइंट ये आता है कि ये बटेगा किसमें। ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट या लॉस जो है वो पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है, तो अगेन कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो। जैसे जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी जब हमने गुडविल की सेकंड केस देखा था। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो सिर्फ गुडविल के लिए यूज करेंगे, वो भी गुडविल कौन सी, जो सेक्रीफाइस पार्टनर को रिसीव हो रही है क्योंकि गेनिंग पार्टनर उसको पे कर रहा है। न्यू रेशियो सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में यूज करेंगे। तो ओल्ड रेशियो ही हर जगह यूज होगी मोस्टली केसेस में। गुडविल फर्म के अंदर ऑलरेडी अपीयर कर रही है, कौन सी रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। रिवोल्यूशन प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। रिवोल्यूशन लॉस हो रहा है, कौन सी रेशियो में, अगेन ओल्ड रेशियो में। तो ये ओल्ड पार्टनर्स हम एज्यूम करते हैं ए बी और सी तीन पार्टनर, या अदर ए और बी पार्टनर्स थे, तो टू रिवोल्यूशन प्रॉफिट, ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। या अगर रिवोल्यूशन लॉस है तो बाई ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए का प्रॉफिट ए के सामने, बी का प्रॉफिट बी के सामने, और टोटल प्रॉफिट तो हमें पहले ही पता चल चुका होगा, वो बाहर की साइड पे डालेंगे। और फिर एट द एंड अकाउंट को टोटल कर देंगे। अकाउंट्स में, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितना फॉर्मेट के अंदर चलोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। जहां तुमने फॉर्मेट को ईज किया कि सिर्फ लाइन खींची और बना दिया, वहां पे मार्क्स काटने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो अगेन एग्जाम्स में एटलीस्ट ध्यान रखना कि फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए विद हेडिंग्स। ठीक है, बेशक स्केल मत यूज करो, बट अगर स्केल नहीं यूज करो तो एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लाइन ऑलमोस्ट सीधी है। अगर तुम लाइन बहुत ही ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी कर दोगे कि अकाउंट तुमने बनाया है ऐसे, ऐसे ही, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ऐसे कर दिया इसको मान लो, ठीक है, इतना भी मत करना, कि एटलीस्ट नीट एंड क्लीन लगना चाहिए वो अकाउंट। तो इवन स्केल मत यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके मार्क्स अकाउंट्स में या इवन इकोनॉमिक्स में या बिजनेस में नहीं कटते हैं, इंग्लिश में कटते हैं, बाकी में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यहाँ पे नहीं कटेंगे। बट द पॉइंट इसकी जो लिखा हुआ है वो समझ आना चाहिए एग्जामिनर को जो चेक कर रहा है। तुमने जो लिखा है वो समझ ही नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। एट द एंड या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस किसमें बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। यहाँ पे चेंज इन पीएसआर में ऑल पार्टनर्स आर ओल्ड पार्टनर्स, बट एडमिशन में ऑल पार्टनर्स आर नॉट ओल्ड पार्टनर्स। जब चैप्टर करेंगे तो बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये बना कैसे है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज तो हमने देख लिया। तो सारे एग्जाम्पल नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्पल उसी, जो अभी दो तीन एग्जाम्पल लेंगे उसी से डिराइव होते हैं। तो हम एक देख लेंगे, दो देख लेंगे, तीन देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा चार देख लेंगे। ठीक है, बट अगेन एक या दो एग्जाम्पल्स के बाद तुमको आइडिया लग जाएगा कि क्यों किया है ऐसा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, तो अभी फिलहाल बात करते हैं एसेट्स की। फर्स्ट हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। एसेट का रूल क्या था, एसेट
डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। एसेट अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, एसेट अगर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, मॉडर्न अकाउंटिंग में एसेट जो हमारा अकाउंट होता है उसका बेसिक नेचर ये होता है। ठीक है, एसेट इंक्रीज कर रहा है तो एसेट अकाउंट क्या करना चाहिए, हमें डेबिट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम एंट्री पास कर लेंगे इसकी, एसेट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, हमने ऊपर बात करी थी, जब भी हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो क्रेडिट किसे कर देंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस एंट्री को, इस जर्नल एंट्री को अगर मैं अगर इसकी अगर मैं लेजर पोस्टिंग करूं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और एसेट अकाउंट। बट बना के मैं दोनों दिखा रहा हूं, बट यहाँ पे हम एसेट अकाउंट को नहीं बना रहे हैं। ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो एसेट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, किस नाम से डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, किस नाम से, एसेट, एसेट के नाम से, तो बाई एसेट अकाउंट। अब यहाँ पे मैं एसेट का जो लेजर अकाउंट है उसको मिटा देता हूँ, क्योंकि वो हम नहीं बना रहे हैं। हम यहाँ पे बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब समझो यहाँ पे एसेट अगर इंक्रीज करेगा तो एज पर लेजर पोस्टिंग वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, बाई एसेट अकाउंट अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है। हमने भी ऊपर ये कहा था कि अगर एसेट इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब एसेट इंक्रीज करता है तो हम एंट्री पास करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस एंट्री के बेस पे अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें क्रेडिट साइड जाना चाहिए बाई एसेट अकाउंट। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा रिमाइंड करके देखो, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एसेट अगर डिक्रीज कर रहा है तो एसेट अगर डिक्रीज करेगा तो एसेट अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू एसेट अकाउंट। अगर एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट किसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगर इस एंट्री को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे कर देंगे टू एसेट अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड एसेट को कब डालेंगे, जब वो डिक्रीज करेगा, और क्रेडिट साइड कब डालेंगे, जब वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एसेट डिक्रीज हमने डेबिट साइड डाला है, क्योंकि क्यों डाला है, क्योंकि हमने एंट्री पास करी है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन देखो, हम जब भी कोई लेजर अकाउंट बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी कुछ हो, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, बिना जर्नल के लेजर कभी नहीं बनते हैं। कई बार हम डायरेक्टली लेजर अकाउंट सिखा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जर्नल एंट्री के थ्रू नहीं बना है। हर एक लेजर अकाउंट जर्नल एंट्री के थ्रू ही बनता है हमेशा। तो कॉन्सेप्ट अगर कोई भी तुम्हें, या इवन मैं भी तुम्हें कभी लेजर अकाउंट डायरेक्टली बना रहा हूँ और सिखा रहा हूँ तुमको, नहीं समझ आ रहा तो उसकी एंट्री तुम पूछ सकते हो ऑब्वियसली। ये बात करी थी हमने एसेट की। अब बात कर देते हैं एक बार लाइबिलिटीज की। सेकंड केस था हमारे पास लाइबिलिटीज। ठीक है, इसमें भी दो केस हैं, लाइबिलिटीज या तो इंक्रीज करेंगी, लाइबिलिटीज या तो डिक्रीज करेंगी। लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज करेंगी, रूल क्या था लाइबिलिटीज का, लाइबिलिटीज डेबिट साइड क्रेडिट साइड, अगर इंक्रीज करेंगी तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज करेंगी तो डेबिट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, इंक्रीज। इंक्रीज कर रही है तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू लाइबिलिटीज अकाउंट। डेबिट किसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो एंट्री क्या बनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। इस एंट्री के बेस पे अगर मैं रिवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाऊं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो उसको हम कर देंगे डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट से। ठीक है, और तो कहने का मतलब ये है कि अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज करेंगी तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड जानी चाहिए। ठीक है, लाइबिलिटीज इंक्रीज करेंगी तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, सही सही साइड डाला है हमने। तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कुछ खास इतना है नहीं। ठीक है, लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज करेंगी तो डिक्रीज में क्या करते हैं, डेबिट। तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट।
क्रेडिट किसे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री बनी। अगेन अगर इस एंट्री को मैं रिवॉल्यूशन के लेजर अकाउंट में पोस्ट करूं तो रिवॉल्यूशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो किस साइड पोस्ट करेंगे? क्रेडिट साइड। नाम क्या यूज करेंगे? लाइबिलिटीज का। तो बाई लाइबिलिटीज अकाउंट। कब? जब लाइबिलिटीज डिक्रीज कर रही हैं। तो लाइबिलिटीज डिक्रीज कर रही हैं तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। लाइबिलिटीज डिक्रीज, रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं से एंट्री से ही बन के आए हैं, ठीक है। चाहे हम बात करें प्रोविजंस की, चाहे हम बात करें अनरिकॉर्डेड एसेट्स की, सबके सब एंट्रीज के थ्रू ही आई हैं। और नॉर्मल एंट्रीज सारी की सारी यही है, ठीक है। एंट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार क्वेश्चन हमको ऐसे आते हैं कि क्वेश्चन में हमको अकाउंट बनाने को नहीं बोलता, एंट्रीज पास करने को बोलता है। उस केस में एंट्रीज आनी जरूरी है। तो एंट्रीज को समझ लो, रटो मत। रटना अकाउंट को है, मतलब रटना भी नहीं है। एक बार एंट्रीज समझ लोगे तो फिर अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट हर बार अगर एंट्री के बेस पे अकाउंट बनाने लगोगे तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। इसीलिए ये शॉर्टकट्स हम यूज करते हैं कि एसेट अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, ठीक है। आज की क्लास आई थिंक काफी लंबी खिंच गई है, तो क्वेश्चन इसका मुझे करवाना था इसी वीडियो में। बट अब सिंस आई थिंक 28-29 मिनट्स हो चुके हैं इसको, तो क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।